नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज नए साल में इजराइल ने सीरिया पर हमला बोलकर ईरान को धमकी दी। चीन का सबसे तेजी से फैलने वाला कोरोना वेरिएंट अमेरिका पहुंच गया। पाकिस्तान में आतंकियों ने सरकार बनाकर शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ा दी। और यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राज बब्बर ने दूरी क्यों बनाई। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नए साल की शुरुआत एक नई जंग से होती दिख रही है, क्योंकि इजराइल ने अपने पड़ोसी सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया है। उसे कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। साथ ही सीरिया की सेना ने इजराइल की मिसाइल हमलों में अपने 2 सैनिकों की मौत होने की भी जानकारी दी है। वहीं कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सीरिया में काम करने वाले ब्रिटेन के एक संगठन का दावा है कि इजराइल ने सिर्फ एयरपोर्ट को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने एक हथियार डिपो पर भी मिसाइलें गिराई हैं और उसके हमले में कम से कम 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मतलब इजराइल की नई बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने नए साल का आगाज जंग की धमकी से किया। इजराइल ने जता दिया कि वो जिसे अपने लिए खतरा मानता है उसे मार गिराता है, फिर चाहे वो उसका दुश्मन इजराइल के अंदर हो या फिर इजराइल के बाहर। ऐसे में जब इजराइल को सीरिया में अपने लिए खतरा नजर आया तो उसने सीरिया को निशाने पर ले लिया। रात के अंधेरे में इजराइल की मिसाइलें सीरिया में जा धमकी। नए साल पर इजराइल ने अपने पड़ोसी को ऐसा तोहफा दिया कि पहले से ही जख्मी सीरिया और लहूलुहान हो गया। दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल की मिसाइलों ने ऐसा तांडव किया कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। दमिश्क एयरपोर्ट सीरिया का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये एयरपोर्ट इजराइल का पसंदीदा निशाना रहा है। जून में भी इजराइल ने वहां हवाई हमले किए थे, तब दमिश्क एयरपोर्ट 2 हफ्तों तक बंद रहा था। हालांकि इस बार कुछ घंटों बाद दमिश्क एयरपोर्ट खुल गया, लेकिन इजराइल का काम तो हो ही गया। सीरिया पर हमला करके इजराइल ने एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साध लिए, जिनमें सबसे पहला निशाना रहा इजराइल का जानी दुश्मन ईरान, दूसरा निशाना ईरान के समर्थन वाला चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और तीसरा निशाना खुद सीरिया। इजराइल ने हमला भले ही सीरिया पर किया, मगर इस हमले के जरिए उसने धमकी ईरान और हिजबुल्लाह को दी। दोनों से इजराइल का 36 का आंकड़ा है। ईरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए उसने अपने हजारों लड़ाके सीरिया के मैदान में उतारे हुए हैं, जो सीरिया की सेना के साथ मिलकर विरोधी गुटों से लड़ रहे हैं। इसमें लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान के इशारे पर लड़ रहा है और यही बात इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से सीरिया इजराइल और ईरान की दुश्मनी का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इजराइल का आरोप यह है कि ईरान सीरिया के बहाने उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उसका कहना है कि ईरान अपने विमानों में हथियार भरकर उन्हें सीरिया पहुंचाता है। हथियारों से भरे ज्यादातर विमान दमिश्क एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं। इस मामले में भी खबर है कि कुछ दिन पहले ही दमिश्क एयरपोर्ट पर ईरान के हथियार पहुंचे थे। इसके बाद हथियारों को लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंचा दिया जाता है। अब भले ही ईरान और इजराइल के बॉर्डर एक दूसरे से ना मिलते हों, लेकिन लेबनान इजराइल का पड़ोसी है और वहां हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तलाश में रहता है। इसलिए इजराइल को डर है कि ईरान सीरिया और लेबनान के जरिए उसके पड़ोस में अपने अड्डे बनाना चाहता है। यही वजह है कि सीरिया का दमिश्क एयरपोर्ट इजराइल के निशाने पर है। इजराइल सीरिया में ईरान के ठिकानों और उसके समर्थन वाले लड़ाकों को भी निशाना बनाता रहा है। और 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने से अब तक इजराइल सीरिया की सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों में सैकड़ों हमले कर चुका है। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी इजराइल की तरफ से इन हमलों पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ने सीरिया पर हमला करके ईरान को 2 टूक चेतावनी दी है। उसे यह बताने की कोशिश की कि इजराइल अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। न वो सीमाओं का ख्याल करेगा और न दूसरे देश की जमीन उसके लिए मायने रखेगी। लेकिन इजराइल बिना बताए सीरिया पर नहीं टूटा। उसने बाकायदा सीरिया को चेतावनी दी थी करीब 2 महीने पहले ही। और अक्टूबर के आखिर में इजराइल ने सीरिया को खुली धमकी दी थी कि अगर सीरिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सीरिया को छोड़ेगा नहीं। पर सीरिया इजराइल की बात नहीं माना और इजराइल भी अपनी बात पर कायम रहा। उसने सीरिया पर मिसाइलें गिरा दी। इजराइल ने तब कहा था कि अगर सीरिया ने ईरान के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए तो वो सीरिया पर बमों की बरसात कर देगा, और इजराइल ने वही किया। उधर नए साल पर रूस ने ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन को दहला दिया। नए साल की शुरुआत होते ही रूस ने कीव समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले बोले थे, जबकि साल के दूसरे दिन कीव पर रूस ने आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर दी, जिन्होंने ऐसा भीषण हमला बोला कि कीव में नए साल के जश्न की जगह मातम पसर गया। ईरान के शाहिद ड्रोन ने तो पहले भी कई बार यूक्रेन के लोगों को दहलाया है, लेकिन इस बार रूसी सेना ने एक साथ 39 ड्रोन
कीव की तबाही के लिए भेज दिए। इसके बाद आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन जहां भी गिरा वहां धमाके के बाद बस चीख पुकार ही सुनाई पड़ी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने ड्रोन हमले से शहर की उन इमारतों को निशाना बनाया जिनमें लोग रहते हैं। वहां से आए एक वीडियो में घर के भीतर टूटे हुए शीशे और कबाड़ में बदली घर की चीजें दिखाई दी और ड्रोन के हमले ने एक होटल की शक्ल ही बदल दी। और ऐसी तस्वीरें कीव के कई दूसरे हिस्सों से भी सामने आई। रूस ने साल के दूसरे दिन भी कीव पर बहुत बड़ा हमला बोला। नए साल पर कीव में लोगों के जश्न की जगह सिर्फ हमले के अलर्ट के सायरन गूंज रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो रूस कीव को पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ेगा। रूस की तरफ से भेजे गए उड़ने वाले शैतान एक के बाद एक कीव पर बरस रहे थे। धमाकों के बीच लोग बस अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी छिपने की कोशिश में जुटे थे। हालांकि रूस के इस हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस ली। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत आत्मघाती ड्रोन पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 39 में ज्यादातर ड्रोन मार गिराए। इसी वजह से रूस के इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। और रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा और ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस के ब्रियांस्क शहर पर हमला कर दिया। खबर है कि नए साल के दूसरे दिन यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया और यही वजह रही कि रूस के ब्रियांस्क में रहने वाले लोगों के लिए 2 जनवरी की सुबह उजाले की बजाय अंधेरा लेकर आई। वहां के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में ब्रियांस्क की पावर सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा, यानी पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। रूस के ब्रियांस्क की सीमा दक्षिणी यूक्रेन से लगती है और इसी कारण जब यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो शहर के पावर सप्लाई स्टेशन को अपने निशाने पर लिया, जिससे वहां ब्लैकआउट हो गया। हालांकि वहां के गवर्नर की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस हमले में सब लोग सुरक्षित रहे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाएं खारिज कर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दे दी। केंद्र ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू की थी, जिसे कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सही ठहरा दिया। लेकिन इस बेंच में शामिल एक जज की राय नोटबंदी के खिलाफ रही, जबकि बाकी 4 जजों ने इसे संवैधानिक रूप से सही माना। 2016 में इस फैसले के तहत केंद्र ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। उधर चीन में कोरोना से कोहराम के बीच शी जिनपिंग जनता के सामने आए और कहा कि चीन में कोरोना से जंग का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें जनता और सरकार को मिलकर लड़ना होगा। शी जिनपिंग के तीसरी बार सत्ता संभालने के कुछ ही महीने बाद चीन पर कोरोना कहर बनकर टूटा और दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले चीन की सड़कों पर शवों का अंबार लग गया। वहां जीरो कोविड पॉलिसी की ऐसी धज्जियां उड़ी कि शी जिनपिंग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक चीन अपनी इसी पॉलिसी पर इतरा रहा था। लेकिन शी जिनपिंग को नहीं पता था कि उनकी यही पॉलिसी चीन के हजारों लोगों की कब्र खोद देगी। यूके में स्वास्थ्य से जुड़ी रिसर्च करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि चीन में कोरोना की वजह से रोजाना 9000 लोगों की मौत हो रही है और केवल दिसंबर के महीने में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। और ये हाल तब है जब चीन की सरकार कोरोना से लड़ने के नए नए रास्ते ढूंढने का दावा कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें कोरोना की बढ़ती रफ्तार को नहीं रोक पा रही। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी, जिनके बारे में शी जिनपिंग ने देश को जानकारी दी। वो नए साल के मौके पर लोगों से बात करने के लिए सामने आए और कहा कि चीन में कोरोना से लड़ने का नया चरण शुरू हो चुका है, जिसमें ज्यादा ताकत लगानी होगी और मिलजुल कर लड़ना होगा, क्योंकि उम्मीद की किरण बिल्कुल सामने है। पिछले कुछ महीनों में ये दूसरा मौका है जब शी जिनपिंग ने कोरोना पर चीन के लोगों से बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि चीन का कोरोना से लड़ने का अगला प्लान क्या है, जिससे चीन पर शक होता है, क्योंकि जैसी उसकी हरकत है उससे लगता नहीं कि उसके पास कोई प्लान बी है। और इसी वजह से दुनिया के कई देश सतर्क हो चुके हैं और उन्होंने चीन से आने वाले लोगों से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है। इन देशों में फ्रांस, स्पेन और इजराइल जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने अपने यात्रा नियमों में बदलाव किया और चीन के यात्रियों के लिए कोरोना के नए नियम लागू कर दिए, जिसके तहत चीन से आने वाले लोगों को कोरोना की 48 घंटे से कम समय वाली नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। वैसे भारत और अमेरिका इस तरह के नियम पहले ही लागू कर चुके हैं। इस बीच खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक खास तरह के सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, जिससे वो जांच के दौरान दूसरी एजेंसियों के डेटा का भी इस्तेमाल कर सकेगी, जिससे उसे मनी लॉन्ड्रिंग समेत दूसरे मामलों की जांच में मदद मिलेगी। सिडॉस यानी कोर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑपरेशन सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर से ईडी के अधिकारी पैसों के लेन देन, हवाला कारोबार, लोगों की जानकारी और दस्तावेजों का पता ऑनलाइन लगा सकेंगे। उधर भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में एंट्री लेने से पहले ही कांग्रेस में कलह शुरू हो गई, क्योंकि यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर ने इस यात्रा से दूरी बना ली। मतलब ये कि जिस राज्य से देश की सत्ता का रास्ता जाता है, उस राज्य में भी कांग्रेस के सामने बीजेपी नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेता चुनौती खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि खबर है कि यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत नाराज हैं।
यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के कुशल संचालन के लिए कुछ नेताओं की लिस्ट बनी थी, जिससे राज बब्बर का नाम नदारद था और यही बनी राज बब्बर के गुस्से की वजह। खबर है कि इसी वजह से राज बब्बर ठीक यात्रा के समय ही शूटिंग करने हिमाचल चले गए। हालांकि यूपी कांग्रेस के नेताओं ने उनके यात्रा में शामिल होने की संभावना जताकर बात संभालने की कोशिश की। वो शामिल होंगे 3 दिनों की यात्रा में, संभावना है। 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके राज बब्बर यूपी में कांग्रेस का बड़ा नाम है और ये वो राज्य है जहां कांग्रेस की हालत जरूरत से ज्यादा पतली है। रही सही कसर राज बब्बर ने पूरी कर दी, क्योंकि उनके यात्रा से दूरी बनाने की वजह से सत्ता में बैठी बीजेपी का फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर राज बब्बर राहुल की यात्रा का हिस्सा नहीं बने तो ये बात जग जाहिर हो जाएगी कि राजस्थान और तेलंगाना की तरह ही यूपी में भी कांग्रेस को पहले घर का झगड़ा सुलझाना होगा, वरना यूपी में बीजेपी को पटकनी देने का सपना केवल सपना बनकर रह जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के नाराज नेताओं के गुट G23 का हिस्सा रहे राज बब्बर ही उसकी जड़ खोद सकते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाकर कर भी दी, जिससे बीजेपी को बिना कुछ किए ही फायदा होगा और कांग्रेस को उसके अपनों की वजह से ही नुकसान। इधर अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता देने पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, जिसके लिए न्योता दिए जाने पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का आभार जताया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। हालांकि उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। इस बीच ईरान के मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायल की नेवी के बेस पर हमले का एक ट्रेलर दिखाया गया। ईरान 29 दिसंबर से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिसमें उसने इजरायल की नौसेना का एक नकली एयरबेस तैयार किया और उस पर हमला करके इजरायल को बड़ी चेतावनी दे दी। ईरान ने इजरायल को यह बता दिया कि उसके किसी भी ठिकाने को पल भर में तबाह किया जा सकता है। ईरान की फौज ने इसके लिए इजरायल की नेवी का एक नकली एयरबेस बनाया। इसके बाद ईरान ने हमला करने के लिए एक युद्धपोत से अबाबील आत्मघाती ड्रोन छोड़ दिया। ड्रोन से बरसी पहली मिसाइल ने जंगी जहाज के मॉडल को उड़ा दिया, जबकि एक दूसरी मिसाइल ने वहां बनाई गई एक नकली इमारत के परखचे उड़ा दिए। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अपने बेहद घातक अबाबील ड्रोन की ताकत दिखाई। इसके साथ ही ईरान ने यह दावा भी किया कि उसकी सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया। ईरान के मुताबिक ये ड्रोन उसकी मिलिट्री ड्रिल की टो लेने आया था, लेकिन जैसे ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक लगी, उसने ड्रोन को मार गिराने के लिए मिसाइल दाग दी। एयर डिफेंस सिस्टम से छूटते ही मिसाइल जासूसी करने वाले ड्रोन की तरफ बढ़ गई और कुछ पलों के बाद ही उसने ड्रोन को मार गिराया। ईरान के मुताबिक उसकी मिसाइल ने 150 किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन को सटीक निशाना लगाकर ढेर कर दिया। इसके लिए ईरान ने जमीन से हवा में मार करने वाले मिरसाद नाम के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ईरान के मुताबिक ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन का पता चलते ही महज 7 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है और एक बार इससे मिसाइल छूटी तो फिर टारगेट का तबाह होना तय होता है। लेकिन ईरान के इस दावे के बीच इजरायल ने एक बार फिर उसे धमका दिया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां के नए रक्षा मंत्री ने पद संभालते ही ईरान पर जमकर हमला बोला और चेतावनी दी कि ईरान इजरायल को मिटा देने के सपने देखना छोड़ दे। इजरायल के नए रक्षा मंत्री के मुताबिक ईरान तेजी से परमाणु बम इसीलिए बनाने में जुटा है क्योंकि वो इजरायल को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगर ईरान ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो उसका अंजाम बुरा होगा। इससे पहले इजरायल का प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद बेंयामिन नेतन्याहू भी ईरान पर जमकर बरसे थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना ही उनका पहला मिशन है। इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की मां को पासपोर्ट जारी न करने के मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई और यहां तक टिप्पणी कर दी कि श्रीनगर के पासपोर्ट दफ्तर को सीआईडी के प्रवक्ता की तरह काम नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 6 हफ्ते के अंदर महबूबा मुफ्ती की मां के पासपोर्ट पर फिर से विचार करने और नया आदेश जारी करने को कहा। सीआईडी ने पासपोर्ट जारी नहीं करने की सिफारिश की थी। उधर आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान में आटा, चीनी और घी भी महंगा हो गया। खबर है कि इन चीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी कर अपनी जेब भरने के लिए ही पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया, जिससे पहले ही परेशान पाकिस्तान के लोगों की मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि कंगाल होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान में सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन लोगों को राहत देने के बजाय पाकिस्तान की सरकारी दुकानों में मिलने वाले आटे के दाम 62% बढ़ा दिए गए, जिससे पाकिस्तान में 1 किलो आटा 40 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर करीब 65 पाकिस्तानी रुपए का हो गया, जबकि चीनी की कीमत बढ़कर 89 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो और घी प्रति किलो 375 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गया। यानी पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता आटे और चीनी के लिए भी अब तरस जाएगी। इसी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ा और उन्होंने पाकिस्तान की इस हालत पर बड़ी चेतावनी भी दे दी। इमरान खान ने पाकिस्तान की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उसकी आर्थिक नीतियों को आड़े हाथ लिया
और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो उनका देश कंगाल हो जाएगा। इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान की खराब आर्थिक नीतियों की वजह से ही पिछले 7 साल में करीब 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं और इसी वजह से वहां के उद्योग धंधे काफी हद तक चौपट हो चुके हैं। इसके साथ ही इमरान खान ने आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की भी भविष्यवाणी कर दी। और महंगाई बढ़ने के पीछे इमरान खान ने इसकी वजह भी बताई। उनके मुताबिक पाकिस्तानी रुपए के दम तोड़ने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है, जिसका सामना शहबाज शरीफ सरकार नहीं कर सकती। और इसके साथ ही इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से देश न छोड़ने की अपील भी की। लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने और इसकी सप्लाई में हो रही भारी कमी को देखते हुए कई लोग प्लास्टिक की थैलियों में रसोई गैस भरकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया गया कि अवैध तरीके से LPG को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाजारों में बेचा जा रहा है, क्योंकि LPG सिलेंडर खरीदना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि इसकी वजह से कई जगहों पर धमाकों की भी खबर है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को राहत मिल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसे मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही यूपी सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2003 में जेलर को धमकाने और उन पर रिवॉल्वर तानने के आरोप में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। उधर पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेले जा रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेविन कॉनवे ने इस साल का पहला शतक जड़ दिया और दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचा दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविन कॉनवे इस शतक के साथ साल 2023 में सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कॉनवे ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए पहले टेस्ट मैच में भी 92 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वो शतक बनाने से चूक गए थे। इधर अफगानिस्तान की राजधानी मिलिट्री एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले से दहल गई। काबुल में एक रोज पहले हुए इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक यह है कि इस हमले के पीछे ISIS का हाथ हो सकता है। काबुल के पौश इलाके में मौजूद इस मिलिट्री एयरपोर्ट पर हुए धमाके से पूरा शहर थर्रा गया। इस आतंकी हमले में मिलिट्री एयरपोर्ट का चेक पॉइंट पूरी तरह तबाह हो गया। जिस जगह धमाका हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर कई मंत्रियों के घर और विदेशी दूतावास हैं। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। इस दौरान वहां हथियारों के साथ तालिबान के लड़ाके मुस्तैद दिखे। असल में 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही ISIS ने अफगानिस्तान पर हमले बढ़ा दिए। पिछले महीने ही ISIS के आतंकियों ने काबुल के उस होटल पर हमला किया था जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ठहरते थे। इस बीच हॉलीवुड की मशहूर फिल्म एवेंजर्स के एक्टर जेरेमी रेनर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। बताया गया कि जेरेमी रेनर बर्फ हटाने के दौरान घायल हो गए, जिन्हें फौरन अमेरिका के नेवादा से एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि हॉलीवुड एक्टर जेरेमी रेनर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, लेकिन वो स्थिर हैं। इधर तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सरपंचों की समस्या के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस हैदराबाद में प्रदर्शन करने वाली थी, जिससे पहले ही तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हिरासत में ले लिया गया और पार्टी के कई नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया, जिसके खिलाफ रेवंत रेड्डी ने वीडियो भी पोस्ट किए। बताया गया कि पुलिस ने कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, इसके बावजूद कांग्रेस ने प्रदर्शन रद्द नहीं किया। उधर यूक्रेन ने नए साल पर अमेरिका से लंबी दूरी तक कहर बरपाने वाली मिसाइलें मिलने की उम्मीद जताई। बताया गया कि अमेरिका से जेलेंस्की की सेना को ये मिसाइलें जल्द मिल सकती हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना लंबी दूरी तक हमले कर रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता अचूक है। GPS सिस्टम से लैस ये मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। इसकी मदद से यूक्रेन की सेना करीब 300 किलोमीटर की दूरी से रूसी ठिकानों को निशाना बना पाएगी। हालांकि पुतिन कई बार अमेरिका को लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को न देने की चेतावनी देते आए हैं, लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसे जल्द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि उसके जरिए वो रूसी सेना पर दूर से ही जोरदार हमले कर सकेगी। यानी अगर ये एक बार यूक्रेन की सेना को मिल गई तो रूसी फौज को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति से इस मिसाइल की मांग की थी, लेकिन पहले अमेरिका ने लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि अब यूक्रेन का दावा है कि इस पर अमेरिका से जल्द उसकी सहमति बन सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग के एक मैच में ब्रिस्बेन हीट्स के खिलाड़ी माइकल नेसर के एक कैच पर विवाद खड़ा हो गया। यह मुकाबला ब्रिस्बेन हीट्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला गया।
जहां ब्रिस्बेन हीट्स के खिलाड़ी माइकल नेसर ने बाउंड्री लाइन के पार जाकर एक कैच लपक लिया। हालांकि ऐसे कैच पहले भी कई मुकाबलों में लिए गए हैं, लेकिन नेसर ने बाउंड्री के बाहर ही रुककर गेंद को हवा में उछाला और फिर तीसरी कोशिश में ये कैच पूरा किया, जिसके बाद उनके पैर जमीन पर होने की आशंका जताई गई और बल्लेबाज को नॉट आउट दिए जाने की मांग उठने लगी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी इसकी आलोचना की और इसे नियमों के खिलाफ बताया। हालांकि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था एमसीसी ने इस पर सफाई देते हुए सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज को आउट करार दिया। वहीं नेसर के प्रशंसकों ने मैक्सवेल को इंग्लैंड के खिलाफ लिए उनके इसी तरह के कैच की याद दिलाते हुए इस पर बहस न करने की नसीहत भी दी। इधर दिल्ली के गंजावला इलाके में लड़की के साथ दरिंदगी के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से मामले की रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले घटना के 5 आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए, लेकिन इलाके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और कई लोग सुल्तानपुरी थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उनमें कुछ तो जमीन पर ही बैठ गए और सड़क पर जाम लगा दिया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। परिवार के लोगों का ये कहना है कि जो थ्योरीज पुलिस दे रही है उस पर विश्वास करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इस मामले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपियों की कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई नजर आई। आरोप है कि ये वही लड़की थी जिसे टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पे वो बॉडी गिरी है। खबर है कि फोरेंसिक जांच में पुलिस को आरोपियों की कार के अंदर से पीड़िता के बाल या खून के सैंपल नहीं मिले। उधर अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में नए साल के जश्न के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वहां नए साल की आतिशबाजी के वक्त भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और नए साल का जश्न मातम में बदल गया। बताया गया कि कंपाला के एक मॉल में नए साल का कार्यक्रम चल रहा था। 12 बजते ही आतिशबाजी शुरू हो गई, जिसे देखने के लिए वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। The remaining 4 victims also succumbed. कंपाला पुलिस ने बताया कि जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। इधर पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 6 बदमाशों को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए और उन्हें पंजाब पुलिस ने जब्त कर लिया। जग्गू भगवानपुरिया गैंग के पकड़े गए 6 बदमाशों के पास से पुलिस ने 12 पिस्तौल और 50 कारतूस बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने इन 6 बदमाशों के खिलाफ हथियार और ड्रग्स तस्करी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बीच जापान का आरोप है कि चीन के जंगी ड्रोन ने उसके द्वीपों के नजदीक उड़ान भरकर उसे फिर डराने की कोशिश की। पिछले कुछ महीनों से चीन लगातार अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों को जापान की समुद्री सीमा के नजदीक भेज रहा है, लेकिन जापान का आरोप है कि इस बार चीन ने इस काम के लिए जंगी ड्रोन का सहारा लिया। जापान ने आरोप लगाया कि चीनी सेना के कई WZ-7 ड्रोन पूर्वी चीन सागर से उड़ान भरकर जापान के दक्षिणी द्वीपों के नजदीक से गुजरे, जिन्हें देखते ही जापान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हमले के लिए तैयार कर लिया। इसके साथ ही जापान ने अपने लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में सभी ड्रोन वहां से लौट गए। चीन का दावा है कि उसका ये घातक ड्रोन 2000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है और 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी दूसरी बड़ी ताकत है। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बारिश ने 170 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके कारण वहां बाढ़ आ गई। नए साल के मौके पर वहां करोड़ों लोगों को बिगड़े मौसम के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो लोग घर से बाहर निकले वो बीच रास्ते में फंस गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें सैन फ्रांसिस्को की सड़कें तालाब में तब्दील दिखी। जहां तक नजर गई वहां सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दिया, जिस वजह से कई गाड़ियां रास्ते में बंद हो गईं, तो कहीं कुछ लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि वहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के टायर तक उसमें डूब गए। और इन हालात में उन लोगों के लिए गाड़ी से बाहर निकलने का विकल्प बंद हो गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक साल 1849 के बाद सैन फ्रांसिस्को में पहली बार 31 दिसंबर को 5.46 इंच बारिश हुई, जिस वजह से 2022 का आखिरी दिन 173 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज करने वाला दूसरा दिन बन गया। इन हालात में वहां करीब 1.5 लाख घरों की बिजली भी कट गई। नए साल के मौके पर लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। इस बीच बाढ़ में एक कार के डूबने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके शव को बाहर निकाला गया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते सैन फ्रांसिस्को समेत कैलिफोर्निया के कई हिस्सों में तूफान आ सकता है, जिससे लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पहले ही सैन फ्रांसिस्को की जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां कुछ लोग तैरते नजर आए। जबरदस्त बारिश होने के बाद वहां हाईवे भी बंद हो गया, जिससे सैकड़ों लोग रास्ते में फंस गए। ऐसे में जो जहां था उसे वहीं कई घंटे गुजारने पड़े। घरों के अंदर भी लोगों को कम मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी। पानी भरने से उनके लिए परेशानियां बढ़ गईं। रिकॉर्ड पानी बरसने से पूरा शहर लगभग पानी में डूबा नजर आया। इधर राजस्थान के पाली जिले में सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए।
जबकि एक महिला की हालत गंभीर है। मुंबई से जोधपुर जा रही ट्रेन के डिब्बे रात के वक्त पटरी से उतरे। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया ताकि वो अपनों के बारे में पता कर सकें। इस बीच मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नए साल के जश्न में फायरिंग करने के आरोपी कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। आरोप है कि विधायक सुनील सराफ ने नए साल पर एक कार्यक्रम में फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में विधायक मंच पर डांस के बीच फायरिंग करते नजर आए। डांस करते में कोई अनहोनी नहीं हो, ये गलत है। कांग्रेस विधायक की फायरिंग का वीडियो कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद किया। उधर ग्रीस से बढ़ते तनाव और कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों देशों के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर काफी वक्त से झगड़ा चल रहा है। और इसी बीच इस्तांबुल शहर में एक संदिग्ध बैग मिलने से वहां दहशत फैल गई। जो वीडियो सामने आया उसमें शहर की एक सड़क पर कई लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे। बताया गया कि वो संदिग्ध बैग एक इमारत के बाहर रखा गया था, जिस पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी वहां हड़कंप मच गया। बैग में बम होने की अफवाह के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी आसपास के इलाके को खाली करा लिया। फौरन बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया, जिसके बाद उस लावारिस बैग की जांच शुरू की गई, लेकिन उसमें खाने पीने की चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वहीं पुलिस अब उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने वहां बैग छोड़ा था। इधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में लोगों के मेट्रो से सफर का सपना जल्द पूरा हो सकता है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत लाइन 1 पर ट्रायल सफल रहा, जिसके बाद लोगों को जल्द मेट्रो सेवा शुरू होने की उम्मीद है। नवी मुंबई में यह ट्रायल रन सेंट्रल पार्क से बेलापुर मेट्रो स्टेशन के बीच हुआ। इस रूट पर 7 स्टेशन है। इस बीच बेंगलुरु में प्रदीप नाम के एक कारोबारी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में अपनी खुदकुशी के लिए उसने बीजेपी विधायक अरविंद लिंबावली समेत 6 लोगों को जिम्मेदार ठहराया और निवेश के नाम पर 1 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया, जबकि विधायक अरविंद लिंबावली ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया। खुदकुशी करने वाले कारोबारी प्रदीप 2010 से 2013 के बीच बीजेपी विधायक अरविंद लिंबावली का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते थे। उधर मेक्सिको के सिउदाद जुआरेज शहर की एक जेल में हुई फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। वहां हथियारों से लैस हमलावर बख्तरबंद गाड़ियों से जेल में पहुंचे थे और वहां पहुंचते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस फायरिंग में जेल में तैनात 10 सुरक्षाकर्मी और 4 कैदी मारे गए, जबकि 13 लोग घायल हो गए। यही नहीं, फायरिंग का फायदा उठाकर जेल से करीब 24 कैदी फरार भी हो गए। जानकारी के मुताबिक मेक्सिको के सिउदाद जुआरेज शहर में बनी इस जेल पर हथियारों के साथ पहुंचे हमलावरों ने धावा बोला। गोलीबारी के बाद 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि वो कैदी हैं या फिर वो हैं जिन्होंने जेल में फायरिंग की। इस बीच अमेरिका में 3G सेवा पूरी तरह बंद होने जा रही है। अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी वेराइजन ने 3G सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लोग अमेरिका में वेराइजन टेलीकॉम कंपनी की 3G सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने साफ किया कि 3G सेवा सिर्फ 911 इमरजेंसी सर्विस और कंपनी की कस्टमर केयर सेवा के लिए ही चालू रहेगी। इधर अमेरिका ने फिर ताइवान की मदद करके चीन को भड़का दिया। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ताइवान को अपना वोल्केनो एंटी टैंक सिस्टम देने जा रहा है। अभी क्रिसमस पर ही चीन ने ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल की थी और चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अमेरिका ने ताइवान को अपना वोल्केनो एंटी टैंक सिस्टम देने का मन बना लिया। यह ऐसा सिस्टम है जो चंद मिनट के अंदर बड़े इलाके में दुश्मन के टैंक और सेना को उड़ा देने वाली लैंडमाइन बिछा सकता है। उसके अंदर पहले से ही लैंडमाइन से पैक कैनिस्टर होते हैं, जिन्हें यह सिस्टम जमीन पर चलते चलते जगह जगह फेंकता जाता है। उसके जरिए आसमान से भी ये काम किया जा सकता है। जंग के मैदान में अगर सैनिक अपने हाथ से बारूदी सुरंग बिछाने बैठे हैं तो उन्हें घंटों लग जाएं, लेकिन वोल्केनो सिस्टम ये काम मिनटों में कर सकता है और उसे ऑपरेट करने के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं। ताइवान जंग की ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे चीन के लिए उस पर हमला करना बेहद मुश्किल और महंगा हो जाए और अमेरिका का वोल्केनो सिस्टम उसकी इसी रणनीति को धार देगा। उधर गोवा में एक कार्यक्रम करने पहुंचे गायक बीका सिंह ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल से सफर करते दिखाई दिए। वो 31 दिसंबर को गोवा में एक कार्यक्रम करने पहुंचे थे, लेकिन सड़क पर भारी जैम लगने की वजह से उन्हें अपनी कार छोड़नी पड़ी। खुद मीका ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो ट्रैफिक पुलिस जैसी वर्दी पहने एक आदमी की मोटरसाइकिल पर सवार होते नजर आए। इसके बाद मीका मोटरसाइकिल पर गोवा की सड़कों से गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान वो वीडियो भी बनाते रहे, लेकिन इसी वीडियो की वजह से मीका सिंह को ट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर नसीहतें दी जाने लगी। हालांकि कुछ लोगों ने इवेंट में टाइम से पहुंचने के लिए उठाए गए उनके इस कदम की तारीफ भी की। इस बीच यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन ने उसे 1000 से ज्यादा मेटल डिटेक्टर और 100 किट दी।
ताकि वो अपने यहां रूस की बिछाई बारूदी सुरंगें साफ कर सके, जो कि उसके जी का जंजाल बनी हुई है। रूस की सेना ने यूक्रेन में जगह जगह लैंडमाइन बिछाई हुई है। ऐसे में वहां यूं ही कहीं भी कदम रखना खतरे से खाली नहीं, इसलिए ब्रिटेन ने उसकी मदद की। ब्रिटेन ने बताया कि उसके दिए मेटल डिटेक्टर के जरिए यूक्रेन सड़कों और दूसरे रास्तों पर छिपाए गए विस्फोटकों का पता लगा सकता है। वहीं किट की मदद से वो बमों को डिफ्यूज भी कर सकता है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले वाली जगह पर ब्लास्ट होने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक रोज पहले आतंकियों ने वहां 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि 16 दिसंबर को ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खुफिया दस्तावेज के जरिए इस खतरनाक आतंकी साजिश को सामने ला दिया था। और उस एक्सक्लूसिव दस्तावेज में इस बात की आशंका जताई गई थी कि आईएसआई के इशारे पर लश्कर के आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकते हैं। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में ऐसे हमलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया था। खुफिया दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र था कि हमले को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकी पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद डटोट नाम के एक गांव में इकट्ठा हैं। न्यूज 18 को मिले उस एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान ने जिन शहरों को निशाना बनाने की बात कही थी उसमें राजौरी और पुंछ का नाम भी शामिल था। इस खुफिया दस्तावेज से इस बात का भी पता चला था कि आईएसआई ने जम्मू में टारगेट किलिंग की भी साजिश रची है और ये काम उसने जैश ए मोहम्मद को सौंपा है। और इस खबर को दिखाने के ठीक 15 दिन बाद आतंकियों ने हमले को अंजाम दे दिया। 1 जनवरी यानी नए साल के पहले दिन शाम के वक्त आतंकियों ने राजौरी के डांगरी गांव पर हमला कर दिया, जिसमें हिंदू समुदाय के 4 लोगों की जान चली गई और 7 लोग घायल हो गए। बताया गया कि आतंकियों ने पहले लोगों को घरों से बाहर निकाला और फिर आधार कार्ड देखकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। लेकिन अगले दिन इलाके में दहशत तब मच गई जब आतंकियों के एक घर में लगाए बम में धमाका हो गया। धमाका हुआ है, उनके कपड़े तक फट चुके हैं, जिसमें उनको होश नहीं है। इस आईईडी धमाके की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद फौरन घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हमने वहां पर ब्लास्ट हुआ और बुरे तरीके से जो बच्चे की चिथड़े उड़ गए हैं। बाद में धमाके में घायल हुई 16 साल की लड़की की मौत भी हो गई। जबकि एक रोज पहले ही आतंकियों ने गांव के 3 घरों पर फायरिंग कर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस और सुरक्षा बल के अधिकारियों का कहना है कि उसी दौरान आतंकियों ने एक घर में बम लगा दिया था, ताकि घर में मौजूद दूसरे लोगों को भी निशाना बनाया जा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिन घरों को आतंकियों ने निशाना बनाया उनमें रहने वाले लोगों का कहना है कि आतंकी सेना की वर्दी पहनकर आए थे। एक ने हथियार पकड़ा हुआ था, रफल पकड़ी थी, बाकी रौंद लगाए हुए थे, तो बोलने लगा आधार कार्ड बताओ। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। सुरक्षा बल के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान जवानों ने आतंकियों के लगाए एक दूसरे बम को नष्ट कर दिया। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के ट्रूप्स ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद लोगों ने राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने रूस में फुटबॉल मैच के दौरान हुड़दंग करने वालों को जंग के मैदान में उतार दिया। बताया गया कि रूसी सेना ने इनकी भर्ती पहचान छिपाकर की, ताकि सैनिकों की कमी को पूरा किया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के अलग अलग शहरों से इन्हें भर्ती किया गया। दावा है कि पुतिन की फौज के साथ मिलकर ये मारियोपोल और डोनेस्क में मोर्चा संभाले हुए हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी पश्चिमी मीडिया की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाका शेर के बच्चे के साथ दिखाई दिया। बताया गया कि जिन लोगों को रूसी फौज ने भर्ती किया वो हुड़दंग करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन पर रूस में 2018 में आयोजित हुए फुटबॉल विश्व कप के दौरान हुड़दंग मचाने का आरोप लगा था। इधर मुंबई में ट्रेन टिकट कंफर्म कराने के लिए ट्वीट करने पर एक महिला ने करीब 64,000 रुपए गंवा दिए। आरोप है कि महिला की जानकारी लेकर एक आदमी ने IRCTC कस्टमर केयर का कर्मचारी बनकर उसे कॉल किया, जिसके बाद उसने ट्रेन के कंफर्म टिकट के लिए एक लिंक भेजा और 2 रुपए भेजने के लिए कहा। महिला के बेटे ने उस आदमी की बात मानकर सारी जानकारी और 2 रुपए जैसे ही भेजे, उनके अकाउंट से करीब 64,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत उन्होंने मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। उधर दुबई में शराब बेचने पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही वहां शराब खरीदने के लिए अब लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि दुबई में शराब की कीमतों में भारी कमी आएगी। इसका फैसला दुबई पर राज करने वाले शाही परिवार की तरफ से लिया गया, जिसके तहत दुबई में शराब बेचने पर लगने वाले 30% टैक्स को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही वहां शराब खरीदने के लिए अब सिर्फ UAE का पहचान पत्र या विदेशी पर्यटकों को अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। माना जा रहा है कि दुबई में आने वाले लाखों विदेशी पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही शराब को टैक्स फ्री किया गया है। हालांकि शराब पीने के लिए वहां 21 साल की उम्र पहले से तय है, जिसे बरकरार रखा गया। इसके साथ ही शराब सिर्फ अपने घरों या पहले से तय की गई सार्वजनिक जगहों पर ही पी जा सकती है।
इस बीच साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और बाजार बंद होने तक कई शेयरों में तेजी दिखी। सेंसेक्स 327 अंकों के उछाल के साथ 61,167 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 92 अंकों की बढ़त के साथ 18,197 पर बंद हुआ। उधर अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी खरीदने पर ऑस्ट्रेलिया में सवाल उठने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके तीनों ऑकस का हिस्सा हैं और एक दूसरे की सैन्य सहायता करते हैं। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया था, क्योंकि समंदर में चीन की बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रेलिया दहशत में है। खासकर उस खबर के बाद जिसमें दावा किया गया कि चीन सोलोमन आइलैंड्स में सैन्य ठिकाना बना रहा है और प्रशांत महासागर में बसे छोटे से सोलोमन आइलैंड से ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यानी ऑस्ट्रेलिया चीन की मिसाइलों की रेंज में है और इसी डर ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी की डील करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सैनिक इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये डील ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी महंगी है और जितनी कीमत पर अमेरिका से 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं, उससे कम कीमत में 20 सामान्य पनडुब्बियां आ जाएंगी। और बाकी के पैसों से ऑस्ट्रेलिया कई जंगी जहाज, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सैनिक पहले भी ये मुद्दा उठा चुके हैं और सिडनी के एक अखबार ने फिर से यह दावा किया और लिखा कि ऑस्ट्रेलिया की सेना के लिए नॉर्मल पनडुब्बियां परमाणु पनडुब्बियों से बेहतर रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से पनडुब्बियां लेने के चक्कर में फ्रांस के संग हुई पनडुब्बियों की डील रद्द कर चुका है, क्योंकि वो परमाणु पनडुब्बियां नहीं थी। और अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि चीन से लड़ने के लिए परमाणु पनडुब्बियों से कम पर काम नहीं चलेगा। इधर झारखंड सरकार के जैन समुदाय के तीर्थस्थल श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय सड़कों पर उतर आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसके लिए एक रैली निकाली गई और झारखंड में मौजूद श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट से बदलकर फिर तीर्थ स्थान घोषित करने की मांग की गई। सम्मेद शिखर हमें जानों से भी प्यारा है, इसको इन्होंने पर्यटन घोषित करके हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जैन समुदाय के लोगों ने आशंका जताई कि झारखंड सरकार के फैसले के बाद वहां शराब और मीट की दुकानें खुल जाएंगी, जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने टैक्स की आमदनी बढ़ाने के लिए श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में इस फैसले का विरोध होने लगा। उत्तर प्रदेश के अलावा विरोध की एक तस्वीर गुजरात के राजकोट से भी सामने आई। आरोप है कि राजकोट के पास मौजूद पालिताना में भी जैन समुदाय के पवित्र स्थल शत्रुंजय तीर्थ को बर्बाद करने की कोशिश की गई और वहां भी शराब और मीट की दुकानें जानबूझकर खोली गई, जिसके खिलाफ राजकोट में एक बड़ी रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप लगाया कि कुछ लोग इसका विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं। जैन समुदाय के लोगों ने दावा किया कि जानबूझकर उनके तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ होने वाले प्रदर्शन तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ये फैसला वापस न लिया जाए। उधर कनाडा में विदेशियों के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। कनाडा में ये नया नियम 1 जनवरी से लागू भी हो गया, जिसके मुताबिक अब कोई विदेशी कनाडा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। सिर्फ कनाडा के नागरिक और वहां रहने वाले लोग ही कनाडा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोई बाहरी वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। कोरोना के बाद से प्रॉपर्टी की कीमत में आए उछाल की वजह से कनाडा की सरकार ने विदेशियों के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी लगाई। इस बीच चीन में एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन ने पटरियों पर दौड़ना शुरू कर दिया। 28 दिसंबर को चीन ने इस हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया था, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह ट्रेन हाइड्रोजन से चलती है। इससे पहले जर्मनी ने भी 2022 की शुरुआत में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की थी। लेकिन साल के आखिर तक चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की स्पीड के मामले में जर्मनी को भी पछाड़ दिया है। चीन की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 1 घंटे में 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, जबकि जर्मनी की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती है। हालांकि अब दुनिया में 2 देशों के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें मौजूद हैं। यही कारण है कि चीन की इस ट्रेन की चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि जर्मनी के बाद बेहद कम समय में चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर उतार दिया। दावा है कि ये ट्रेन एक बार में टैंक भरने के बाद करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और इसमें 1500 से ज्यादा यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। चीन का प्लान है कि 2025 तक उसके पास हाइड्रोजन से चलने वाली 50,000 से ज्यादा गाड़ियां हो, क्योंकि सिर्फ 1 किलो हाइड्रोजन लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर होती है, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। इधर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की रैली में फिर भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले गुंटूर जिले में राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकालने के दौरान ये घटना घटी। इससे पहले भी नेल्लूर में चंद्रबाबू नायडू की रैली में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुंटूर में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर रैली निकाली, जिसमें इतने लोग जुटे कि वहां भगदड़ मच गई।
ऐसे में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि कुछ जख्मी हो गए। भगदड़ मचने के बाद रैली वाली जगह पर कुछ लोग बेसुध गिरे दिखे जबकि बाकी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया कि जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उधर खबर है कि चीन ने अमेरिका को चेतावनी देने के लिए उसके सैन्य अड्डे की तरफ अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। जापान का दावा है कि ताइवान के पास मौजूद अमेरिका के गुआम नेवल बेस के पास चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर देखा गया, जिससे वहां खलबली मच गई। गुआम नेवल बेस अमेरिका का सैन्य किला माना जाता है, जहां उसके परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर भी तैनात हैं। यही वजह है कि चीन के महाविनाशक युद्धपोत लियाओनिंग का वहां से गुजरना अमेरिका के लिए चुनौती के तौर पर देखा गया। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने अमेरिका को धमकाते हुए ताइवान मुद्दे से दूर रहने की नसीहत दी है, बल्कि कुछ दिन पहले उसने बगैर नाम लिए अमेरिका पर ताइवान को उकसाने का भी आरोप लगाया था। और अब प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी फौज के सबसे बड़े अड्डे के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर उसने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। इधर चीन और रूस से जंग की आशंका के बीच अमेरिका की नौसेना ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। उसने जंगी जहाजों को ड्रोन से सैन्य साजो सामान पहुंचाने की अपनी नई ताकत का प्रदर्शन किया, जो कि ऐसी उपलब्धि है कि अमेरिका के लिए इतनी फायदेमंद साबित होगी कि जंग में उसका पलड़ा भारी कर देगी। जंग के दौरान समंदर में चलते जंगी जहाज को सामान पहुंचाना बेहद मुश्किल काम होता है। इसके लिए विमान होते हैं लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सप्लाई मिशन के लिए खास तौर पर ड्रोन तैयार किए। ये ऐसे ड्रोन हैं जिन्हें लॉन्च या ऑपरेट करने के लिए अलग से उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नौसेना के जहाजों से ही टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि किम जोंग उन ने नए साल पर कई मिसाइलें लॉन्च की। बताया गया कि नए साल के शुरू होने के एक दिन पहले किम जोंग उन ने ये मिसाइलें दागी और दिखा दिया कि इस साल भी उनके तेवर नरम नहीं पड़ने वाले। खबर है कि जैसे ही उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें दागी, दक्षिण कोरिया और ज्यादा अलर्ट हो गया। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के सामने ही मिसाइलें लॉन्च की गईं। मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें किम जोंग उन मिसाइलों को देखते नजर आए। वहां हथियार गोदाम में अलग अलग तरह की खतरनाक मिसाइलें रखी नजर आईं, जिन्हें देखकर किम जोंग उन की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि किम जोंग उन ने ऐसी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार करने का आदेश दिया जो कहीं भी तबाही मचा सकें। और ऐसा इसलिए ताकि कोई भी देश उत्तर कोरिया से भिड़ने की हिम्मत न जुटा पाए। असल में बीते कई महीनों में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव काफी बढ़ा है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया की सेना भी किम जोंग उन से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। उसने कुछ दिन पहले ही अमेरिका की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल की थी। खबर है कि इसीलिए किम जोंग उन भी अब परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी में है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकें। इस बीच वहां के मीडिया ने यह दावा भी किया कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सेना के दूसरे सबसे ताकतवर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया। किम जोंग उन ने पिछले हफ्ते ही पाक जोन चोंग को हटाया और किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के नंबर 2 अधिकारी पाक जोंग चॉन को हटाने का कोई कारण नहीं बताया। सेना के नंबर 2 अधिकारी पाक जोन चॉन का मिसाइल तकनीक में अहम योगदान रहा है और उन्हें ऐसे वक्त पर हटाया गया जब किम जोंग उन ने सेना को नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देने और परमाणु ताकत बढ़ाने का निर्देश दिया। इधर मध्य प्रदेश के सतना से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक समोसे की दुकान से अचानक काला धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर लोग वहां से भागते नजर आए। इससे पहले कि आग कहां लगी है ये समझ आता, दुकान में रखा सिलेंडर उसकी जद में आ गया, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद इसमें लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान के इशारे पर लड़ रहा है और यही बात इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से सीरिया इजराइल और ईरान की दुश्मनी का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इजराइल का आरोप यह है कि ईरान सीरिया के बहाने उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उसका कहना है कि ईरान अपने विमानों में हथियार भरकर उन्हें सीरिया पहुंचाता है। हथियारों से भरे ज्यादातर विमान दमिश्क एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं। इस मामले में भी खबर है कि कुछ दिन पहले ही दमिश्क एयरपोर्ट पर ईरान के हथियार पहुंचे थे। इसके बाद हथियारों को लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंचा दिया जाता है। अब भले ही ईरान और इजराइल के बॉर्डर एक दूसरे से ना मिलते हों, लेकिन लेबनान इजराइल का पड़ोसी है और वहां हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तलाश में रहता है। इसलिए इजराइल को डर है कि ईरान सीरिया और लेबनान के जरिए उसके पड़ोस में अपने अड्डे बनाना चाहता है। यही वजह है कि सीरिया का दमिश्क एयरपोर्ट इजराइल के निशाने पर है। इजराइल सीरिया में ईरान के ठिकानों और उसके समर्थन वाले लड़ाकों को भी निशाना बनाता रहा है। और 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने से अब तक इजराइल सीरिया की सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों में सैकड़ों हमले कर चुका है। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी इजराइल की तरफ से इन हमलों पर कोई बयान नहीं आया।
लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ने सीरिया पर हमला करके ईरान को 2 टूक चेतावनी दी है। उसे ये बताने की कोशिश की कि इजराइल अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, न वो सीमाओं का ख्याल करेगा और न दूसरे देश की जमीन उसके लिए मायने रखेगी। लेकिन इजराइल बिना बताए सीरिया पर नहीं टूटा। उसने बाकायदा सीरिया को चेतावनी दी थी करीब 2 महीने पहले ही। और अक्टूबर के आखिर में इजराइल ने सीरिया को खुली धमकी दी थी कि अगर सीरिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सीरिया को छोड़ेगा नहीं। पर सीरिया इजराइल की बात नहीं माना और इजराइल भी अपनी बात पर कायम रहा। उसने सीरिया पर मिसाइलें गिरा दी। इजराइल ने तब कहा था कि अगर सीरिया ने ईरान के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए तो वो सीरिया पर बमों की बरसात कर देगा, और इजराइल ने वही किया। उधर नए साल पर रूस ने ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन को दहला दिया। नए साल की शुरुआत होते ही रूस ने कीव समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले बोले थे, जबकि साल के दूसरे दिन कीव पर रूस ने आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर दी, जिन्होंने ऐसा भीषण हमला बोला कि कीव में नए साल के जश्न की जगह मातम पसर गया। ईरान के शाहिद ड्रोन ने तो पहले भी कई बार यूक्रेन के लोगों को दहलाया है, लेकिन इस बार रूसी सेना ने एक साथ 39 ड्रोन कीव की तबाही के लिए भेज दिए। इसके बाद आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन जहां भी गिरा वहां धमाके के बाद बस चीख पुकार ही सुनाई पड़ी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने ड्रोन हमले से शहर की उन इमारतों को निशाना बनाया जिनमें लोग रहते हैं। वहां से आए एक वीडियो में घर के भीतर टूटे हुए शीशे और कबाड़ में बदली घर की चीजें दिखाई दी और ड्रोन के हमले ने एक होटल की शक्ल ही बदल दी। और ऐसी तस्वीरें कीव के कई दूसरे हिस्सों से भी सामने आई। रूस ने साल के दूसरे दिन भी कीव पर बहुत बड़ा हमला बोला। नए साल पर कीव में लोगों के जश्न की जगह सिर्फ हमले के अलर्ट के सायरन गूंज रहे थे, और ऐसा लग रहा था मानो रूस कीव को पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ेगा। रूस की तरफ से भेजे गए उड़ने वाले शैतान एक के बाद एक कीव पर बरस रहे थे। धमाकों के बीच लोग बस अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी छिपने की कोशिश में जुटे थे। हालांकि रूस के इस हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस ली। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत आत्मघाती ड्रोन पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 39 में ज्यादातर ड्रोन मार गिराए। इसी वजह से रूस के इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। और रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा और जेलेंस्की की फौज ने रूस के ब्रियांस्क शहर पर हमला कर दिया। खबर है कि नए साल के दूसरे दिन यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया, और यही वजह रही कि रूस के ब्रियांस्क में रहने वाले लोगों के लिए 2 जनवरी की सुबह उजाले की बजाय अंधेरा लेकर आई। वहां के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में ब्रियांस्क की पावर सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा, यानी पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। रूस के ब्रियांस्क की सीमा दक्षिणी यूक्रेन से लगती है, और इसी कारण जब यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो शहर के पावर सप्लाई स्टेशन को अपने निशाने पर लिया, जिससे वहां ब्लैकआउट हो गया। हालांकि वहां के गवर्नर की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस हमले में सब लोग सुरक्षित रहे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाएं खारिज कर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दे दी। केंद्र ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू की थी, जिसे कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सही ठहरा दिया। लेकिन इस बेंच में शामिल एक जज की राय नोटबंदी के खिलाफ रही, जबकि बाकी 4 जजों ने इसे संवैधानिक रूप से सही माना। 2016 में इस फैसले के तहत केंद्र ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। उधर चीन में कोरोना से कोहराम के बीच शी जिनपिंग जनता के सामने आए और कहा कि चीन में कोरोना से जंग का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें जनता और सरकार को मिलकर लड़ना होगा। शी जिनपिंग के तीसरी बार सत्ता संभालने के कुछ ही महीने बाद चीन पर कोरोना कहर बनकर टूटा, और दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले चीन की सड़कों पर शवों का अंबार लग गया। वहां जीरो कोविड पॉलिसी की ऐसी धज्जियां उड़ी कि शी जिनपिंग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक चीन अपनी इसी पॉलिसी पर इतरा रहा था। लेकिन शी जिनपिंग को नहीं पता था कि उनकी यही पॉलिसी चीन के हजारों लोगों की कब्र खोद देगी। यूके में स्वास्थ्य से जुड़ी रिसर्च करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि चीन में कोरोना की वजह से रोजाना 9000 लोगों की मौत हो रही है, और केवल दिसंबर के महीने में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। और ये हाल तब है जब चीन की सरकार कोरोना से लड़ने के नए नए रास्ते ढूंढने का दावा कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें कोरोना की बढ़ती रफ्तार को नहीं रोक पा रही। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी, जिनके बारे में शी जिनपिंग ने यूरोप के देश सर्बिया और कोसोवो के बीच जंग जैसे हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। अब कोसोवो ने नेटो से बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर यूरोप के इस इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है तो नेटो को उसके यहां तैनात सैनिकों की संख्या बढ़ानी ही होगी।
ताकि कोसोवो में नेटो की सेना को देखकर सर्बिया और उसका दोस्त रूस कोसोवो की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी न करे। कोसोवो में 1999 से नेटो की शांति सेना मौजूद है। फिलहाल उसके लगभग 4000 सैनिक वहां तैनात हैं। कोसोवो का कहना है कि उन सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाए, जबकि पिछले हफ्ते ही दोनों देशों की टेंशन कम होती दिख रही थी। सब समुदाय के लोग उत्तरी कोसोवो में लगे बैरिकेड हटाने को राजी हो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोसोवो को सर्बिया पर रत्ती भर विश्वास नहीं। इधर मध्य प्रदेश के सतना से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक समोसे की दुकान से अचानक काला धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर लोग वहां से भागते नजर आए। इससे पहले कि आग कहां लगी है ये समझ आता, दुकान में रखा सिलेंडर उसकी जद में आ गया, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही वहां दहशत मच गई। बताया गया कि दुकान में रखे सिलेंडर ने पहले आग पकड़ी और फिर उसमें हुए धमाके की वजह से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। हालांकि इस हादसे की खबर मिलने के बाद दमकल विभाग की एक टीम वहां पहुंची, जिसने किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग लगते ही दुकानदार समेत सभी लोग वहां से निकल गए थे, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। उधर लूला दे सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। एक रोज पहले गद्दी संभालते ही वो जायर बोल्सोनारो पर जमकर बरसे और उन्होंने पिछली सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही ये आरोप लगाया कि जायर बोल्सोनारो के राष्ट्रपति रहते हुए ब्राजील आर्थिक तौर पर बदहाल हो गया और वो इसे सही करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लूला दे सिल्वा को तीसरी बार ब्राजील का राष्ट्रपति बनने पर ट्वीट कर बधाई दी। इस बीच पाकिस्तान में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी। और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान जैसा होने वाला है, क्योंकि अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था और अब उसी की तर्ज पर आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुका है। नवंबर में संघर्ष विराम समझौता खत्म करने के बाद टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान में घातक हमलों की झड़ी लगा दी, लेकिन अब उसने पाकिस्तान की कमान ही अपने हाथों में लेने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए उसने पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। बाकायदा इस आतंकी संगठन ने कई मंत्रालय भी बना दिए और विभागों की घोषणा के साथ नई नियुक्तियां भी शुरू कर दी। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपनी सरकार में रक्षा मंत्रालय भी बना दिया है। और खबर है कि आतंकियों की सरकार में सुसाइड स्क्वाड भी होगा। यही नहीं, टीटीपी की इस नई कैबिनेट में कानून, विदेश, गृह, शिक्षा और फतवा जारी करने वाले मंत्रालय के साथ खुफिया विभाग भी बनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत के लिए सरकार बनाने का ऐलान किया है और ये माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में भी अपनी सरकार की जल्द ही घोषणा कर देगा। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि नए साल में उस पर आतंकी हमले बढ़ने का भी खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। उसने अपने लड़ाकों को पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर हमले तेज करने का आदेश दे दिया है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान दहशत में है। हालात इतने गंभीर हैं कि इस्लामाबाद पिछले 2 दिन से हाई अलर्ट पर है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पाकिस्तानी सेना के जवानों को तैनात किया गया है। असल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तालिबान से ही निकला आतंकी संगठन है और इसने अपने 15 साल के हथियारबंद विद्रोह को चरम पर पहुंचाने की कसम खाई है। अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद टीटीपी पाकिस्तान में 400 से ज्यादा हमले कर चुका है और अब इस आतंकी संगठन ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सरकार बनाने की घोषणा कर पाकिस्तान सरकार की नींद हराम कर दी। इधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक चर्च पर हमले के दौरान गुस्साई भीड़ ने एसपी का सिर फोड़ दिया। घटना तब हुई जब आदिवासी समाज के कुछ लोग धर्मांतरण के विरोध में हंगामा करते हुए उस चर्च में घुस गए और वहां तोड़फोड़ करने लगे। हालात बिगड़ने पर फौरन पुलिस की एक टीम बवाल कर रहे लोगों को समझाने पहुंची, जिसे देखकर भीड़ में शामिल कई लोग भड़क गए और विरोध जताने के लिए वो पुलिस वालों से ही उलझ गए। कुछ लोगों ने तो चर्च के अंदर मूर्तियों तक को तोड़ दिया और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां मौजूद एसपी के सिर पर पीछे से डंडा मार दिया। पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया। सिर पर चोट लगने की वजह से एसपी सदानंद कुमार घायल हो गए। उनके सिर से खून निकलने लगा, लेकिन इसके बाद भी वो चर्च में घुसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे रहे। उधर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मिशेल मैक्लेगन ने एक ट्वीट वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की पिच का मजाक उड़ाया और कराची की पिच की तुलना सड़क से कर दी, जिसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज मिशेल मैक्लेगन का ये ट्वीट वायरल हो गया। वहीं आइसलैंड क्रिकेट ने भी कराची की इसी पिच पर तंज कसा। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सड़क जैसी दिखने वाली पिच से टोल वसूलने की सलाह दे डाली। इस बीच ब्रिटेन की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका अड़ंगा नहीं लगाता तो अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को 9/11 हमले से पहले ही मार दिया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर एयर स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी ब्रिटेन ने पहले से कर रखी थी।
जिसे ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से साझा किया था। ब्रिटेन का आरोप है कि तब अमेरिका ने लादेन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने की बात कहते हुए इस प्लान को टाल दिया था। लेकिन फिर अचानक 20 अगस्त 1998 को बिल क्लिंटन के आदेश पर ही अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में हवाई हमला कर दिया, जिसका मकसद तो लादेन को मारना था, पर इसमें अमेरिका नाकाम रहा और उसामा बिन लादेन भागकर अफगानिस्तान में ही कहीं छिप गया। और ब्रिटेन का आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए उसने अमेरिका के खिलाफ 9/11 हमले की साजिश रची थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। जो हुआ इस हमले के करीब 9 महीने बाद, यानी अगर ब्रिटेन अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो इस आतंकी हमले से 9 महीने पहले ही लादेन का खात्मा तय था। ब्रिटेन का आरोप है कि अमेरिका ने वाहवाही लूटने के चक्कर में बगैर पूरी तैयारी के लादेन पर हमला बोला, जिससे वो न सिर्फ बचने में कामयाब रहा बल्कि अपने उस अड्डे पर लौटकर भी कभी नहीं आया जहां उसके होने की खुफिया जानकारी ब्रिटेन को मिली थी। इधर हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण के 20 दिन बाद भी कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाई। सूत्र बता रहे हैं ये देरी गुटबाजी की वजह से हो रही है, यानी विधानसभा चुनाव जीतकर भी कांग्रेस बीजेपी को उस पर हमला करने का मौका दे रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम ने तो शपथ ले ली है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का 20 दिन बाद भी कुछ पता नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा राज्य के कुछ बड़े नेताओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी वजह से इस बार के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों की दावेदारी घाटे में आ गई। हालांकि आलाकमान को जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद है। आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अब मंत्रिमंडल विस्तार तो देर सवेर हो जाएगा, लेकिन इससे 5 साल बाद सत्ता में लौटी हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी की कलई खुल गई, जिसने बीजेपी को खुश होने का मौका दे दिया। क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गुटबाजी उस पर भारी पड़ सकती है और बीजेपी को जीत का स्वाद चखा सकती है। उधर चीन ईरान में भारत के निवेश वाले चाबहार बंदरगाह का फायदा उठाने में लगा है। ईरान ने इस बंदरगाह पर चीन के जहाजों को एंट्री दे दी है। इसके बाद ईरान के मीडिया ने दावा किया कि चीन ने पहली बार अपना मालवाहक जहाज सीधे चाबहार बंदरगाह पर उतार भी दिया। इससे चीन का लोडिंग का खर्च भी कम होगा और चीन का माल उसके खरीदार तक जल्दी पहुंच जाएगा। इससे पहले तक चीन के जहाज सामान लेकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचते थे और फिर वहां से सामान को छोटे जहाजों में लादकर चाबहार तक ले जाया जाता था। लेकिन ईरान से डील करके चीन ने चाबहार बंदरगाह तक अपनी पकड़ बना ली। रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि चीन चाबहार पर ही नहीं रुकेगा, वो ईरान के साथ मिलकर साजिशें रच सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। और हादसा उस वक्त हुआ जब एक हेलीकॉप्टर गोल्ड कोस्ट के समंदर किनारे उतर रहा था, जबकि दूसरा उड़ान भरने वाला था। तभी दोनों हेलीकॉप्टर टकरा गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के रेस्क्यू में जुट गई। उधर रूस के साथ चीन के गठजोड़ पर अमेरिका भड़का तो चीन ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए साफ कह दिया कि रूस और उसके संबंधों में किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं होगा और अमेरिका उसे रूस के साथ दोस्ती पर ज्ञान देना बंद कर दे। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए उल्टे उस पर ही आरोप लगा दिया। चीन के मुताबिक अमेरिका खुद उसके खिलाफ कई देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। चीन ने दावा किया कि बीजिंग और मॉस्को की दोस्ती से अमेरिका जल रहा है, क्योंकि उसे इस बात से चिढ़ हो रही है कि चीन और रूस मिलकर उसे चुनौती दे सकते हैं। चीन ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका तोड़ने वाली नीति पर काम करता है, ताकि वो मजबूत हो और दुनिया पर एक छत्र राज कर सके। और इसी वजह से उसे चीन और रूस का करीब होना फूटी आंख नहीं सुहारा। उससे पहले अमेरिका में चेतावनी भरे लहजे में चीन को रूस से दूरी बनाने की नसीहत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चीन की वजह से ही रूस पर लगाए गए प्रतिबंध काम नहीं आ रहे हैं। जबकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन चीन और रूस के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौते किए गए हैं। इनमें कुछ डील तो 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए हमले से ठीक पहले की गई थी। चीन और रूस के बीच तेल पाइपलाइन बनाने पर भी समझौता हुआ है। इसके साथ ही अनाज के निर्यात पर भी दोनों देशों के बीच डील हुई है। इसी बात पर अमेरिका भड़का हुआ है और इसीलिए वो आरोप लगा रहा है कि रूस की मदद करके चीन उस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व ग्राम प्रधान और उनके रिश्तेदारों की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। बताया गया कि उन्होंने प्रॉपर्टी अवैध तरीके से जुटाई थी। और पूर्व ग्राम प्रधान कमलेश राय और उनके रिश्तेदारों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भरी पंचायत में प्रधान पद के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। इस बीच तुनिशा शर्मा के परिवार के आरोपों पर शिजान खान के परिवार वालों ने पलटवार किया। 4 दिन पहले तुनिशा की मां ने शिजान पर उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने समेत कई आरोप लगाए थे, जिनका जवाब देने के लिए आरोपी शिजान खान की मां और दोनों बहनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तुनिशा की मां वनीता शर्मा के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स
नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। शिजान की मां ने वनीता शर्मा के उस आरोप पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने आरोपी शिजान पर तुनिशा को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि तुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए। इस दौरान शिजान के परिवार वालों ने अपने दावों को साबित करने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट और तस्वीरें भी सबके सामने रखी और तुनिशा का शिजान की मां को भेजा एक वॉइस नोट भी शेयर किया। साथ ही उन्होंने वनीता शर्मा पर तुनिशा को बंदिशों में रखने का आरोप लगाया और जो वॉइस नोट सबके सामने रखा उसमें तुनिशा की आवाज सुनाई दी। शिजान के घर वालों का दावा है कि ये वॉइस नोट तुनिशा ने उनकी मां को भेजा था। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इस वॉइस नोट के जरिए आरोपी शिजान के घर वालों ने तुनिशा और अपनी मां के बीच करीबी दिखाने की कोशिश की। उधर सांता बने यूक्रेन के एक फाइटर जेट के पायलट ने रूस के कुछ ठिकानों को अपने निशाने पर ले लिया, जिसका वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसमें यूक्रेन की वायुसेना के MiG-29 फाइटर जेट को एक पायलट सांता के लिबास में उड़ाता दिखा। वीडियो में वो रूस के कुछ ठिकानों पर मिसाइल हमला करता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि सांता बने उसके पायलट ने हवा से जमीन पर मार करने वाली अमेरिका की 2 AGM-88 हार्म मिसाइलों को रूसी ठिकानों पर दागा, जिसके बाद वहां से धुआं उठता भी दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि ये फाइटर जेट 2 AGM-88 हार्म मिसाइलों के अलावा कम दूरी पर मौजूद दुश्मन पर हमला बोलने वाली 2 R-73 मिसाइलों से भी लैस था, जो हवा में ही दुश्मन को मार गिराने की काबिलियत रखती हैं। इधर चंडीगढ़ के कंसल में जिंदा बम मिलने से सनसनी मच गई। बम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर मिला, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और पूरे इलाके को सील कर दिया। चेक किया तो इट वाज अ शेल, इट इज अ लाइव शेल। जिस आम के बगीचे में जिंदा बम मिला वहां से पंजाब के सीएम भगवंत मान के हेलीपैड की दूरी 1 किलोमीटर जबकि उनके घर की दूरी 2 किलोमीटर है। प्रशासन ने पंजाब सीएम के घर के नजदीक जिंदा बम मिलने की सूचना सेना को भी दे दी ताकि वो बम को अपने कब्जे में लेकर डिफ्यूज कर सके। इस बीच पुतिन ने बिना कुछ किए ही यूरोप को पटकनी दे दी। इस बार रूस के दोस्त चीन ने पश्चिम एशिया के देश कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस डील करके पूरे यूरोप को टेंशन दे डाली। जर्मनी जैसे यूरोप के बड़े देश कतर से गैस खरीदने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन चीन ने उन्हें पछाड़ दिया और कतर के साथ LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की डील कर ली, जिसने जंग में रूस के खिलाफ यूरोप को ऐसा करारा झटका दिया कि एक तरह से पुतिन ने यूरोप पर बम भी गिरा दिया, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की डील ने यूरोप की उम्मीदों को कुचल दिया। पूरा यूरोप रूस की गैस से पिंड छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। यूरोप अपनी जरूरत की 40% गैस पाइपलाइनों के जरिए रूस से खरीदता था। अब इतनी गैस को रिप्लेस करने के लिए एक ही विकल्प देखा जा रहा था, वो ये कि खाड़ी देशों से समंदर के रास्ते गैस मंगाई जाए, क्योंकि अमेरिका से गैस खरीदने का मतलब है अपनी जेब जलाना। यूरोप को अमेरिका से गैस मंगाना काफी महंगा पड़ेगा और कतर दुनिया में LNG का सबसे बड़ा सप्लायर है, इसलिए यूरोप को कतर में उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन पुतिन ने अपने दोस्त को आगे कर ऐसी चाल चली कि यूरोप बस देखता रह गया। चीन और कतर के बीच अच्छे रिश्ते हैं, उसी का फायदा उठाकर नवंबर में चीन ने कतर की कंपनी कतर एनर्जी के साथ 27 साल का करार कर लिया। इस करार के तहत कतर सालाना 40 लाख टन LNG चीन को देगा। इधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में नकली बम लेकर गहनों की दुकान पर धमकाने पहुंचे एक लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप है कि लड़के ने दुकान को खाली न करने पर उसे उड़ाने की धमकी दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो लड़का दुकान के अंदर सिलेंडर के साथ घुसता नजर आया। इसके बाद वो दुकान में मौजूद लोगों को बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। तो सिलेंडर था उसका, कोई बोलता है कि वो मैं बटन दबाऊंगा तो उड़ जाएंगे सब। हालांकि तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इसके बाद उसके परिजन भी थाने पहुंच गए और उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि जो सिलेंडर लेकर लड़का दुकान में घुसा वो खाली था। जानकारी के मुताबिक लड़के के परिवार का इसी दुकान को लेकर कोर्ट में विवाद भी चल रहा है। उधर चीन के नए विदेश मंत्री ने भारत से तनाव कम करने की वकालत शुरू कर दी। उनका एक आर्टिकल सामने आया जिसमें उन्होंने चीन और भारत के रिश्ते सुधारने की बात की थी और संकेत दिया था कि चीन चाहता है कि भारत के साथ उसका रिश्ता सुधरे। चिनगांग वांग यी की जगह नए विदेश मंत्री बने हैं और पद संभालने से कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था जिसमें चिनगांग ने कहा था कि दोनों पक्ष LAC पर स्थिति को सामान्य करना चाहते हैं और अपनी सीमाओं की शांति से रक्षा करने के पक्ष में है। यानी चीन के नए विदेश मंत्री ने आने से पहले ही ये जताना शुरू कर दिया कि वो भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, जबकि 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है। वो खबर है कि चीन ने LAC के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। यानी चीन के नए विदेश मंत्री ने ऐसे समय में अपना लेख लिखा जब चीन LAC के पास गड़बड़ करने की फिराक में है और वहां हजारों सैनिक भेज रहा है।
सूत्र बता रहे हैं कि चीन ने कुछ ही दिन पहले एलएसी के पास 4,500 सैनिक भेजे हैं, जो एलएसी से केवल 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। और ये सब चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी की जानकारी में हुआ। जबकि दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्री का पद संभालने की तैयारी कर रहे चिनगांग शांति संदेश देने वाला आर्टिकल लिख रहे थे। यानी चीन के नए विदेश मंत्री की बात पर भरोसा करना बड़ी गलती हो सकता है। इस बीच बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जिसमें 1 किलो हेरोइन मिली। बताया गया कि पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में 2 किलोमीटर तक घुस आया था। सर्च के दौरान बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उसे मार गिराया। उधर दुनिया के अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था आईएमएफ ने संकेत दिए कि अमेरिका और चीन में मंदी आने वाली है। आईएमएफ प्रमुख ने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि आर्थिक लिहाज से 2023 कठिन रहने वाला है, क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर बढ़ रही हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था आईएमएफ की प्रमुख ने बयान दिया कि नया साल 2022 की तुलना में कठिन होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन की आर्थिक हालत खराब हो रही है। आईएमएफ प्रमुख ने यूक्रेन जंग, बढ़ती महंगाई दर और कोरोना को इसकी सबसे बड़ी वजह माना और दुनिया को आने वाली मंदी के लिए तैयार रहने को कहा। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नए साल के मौके पर दिए गए भाषण में पुतिन ने दुनिया को धोखा दिया। आरोप है कि पुतिन के साथ खड़े रूसी सैनिकों में ज्यादातर एक्टर थे, जिन्हें जंग लड़ने वाले सैनिकों के तौर पर पेश किया गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन युद्ध में शामिल सैनिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे, जबकि असलियत में उनमें ज्यादातर लोग एक्टर थे, जिन्हें पैसों का लालच देकर सैनिकों की वर्दी में खड़ा किया गया था। आरोप है कि नए साल के मौके पर रूस ने पुतिन के भाषण का जो वीडियो जारी किया, उसमें मौजूद एक महिला पहले भी कई बार पुतिन के साथ अलग अलग जगहों पर नजर आ चुकी है। उसके अलावा कई दूसरे लोगों को भी इसी तरह पुतिन ने अपने आसपास खड़ा किया था ताकि दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सके। इधर चीन में भारतीय मेडिकल छात्र अब्दुल शेख की मौत हो गई। तमिलनाडु के रहने वाले अब्दुल पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, जिसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार ने विदेश मंत्रालय से उनका शव भारत लाने में मदद की गुहार लगाई। अब्दुल शेख ने चीन की सीसीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की थी। 11 दिसंबर को ही वो तमिलनाडु से इंटर्नशिप पूरी करने के लिए चीन गए थे। उधर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से भरा एक क्रूज शिप समंदर में ही फंस गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहाज के नीचे कई तरह के छोटे जीव और शैवाल आ गए, जिसकी वजह से ये क्रूज शिप समंदर में ही अटक गया। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के पास समंदर में फंसे इस शिप को आगे बढ़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जहाज के नीचे समंदर में छोटे जीवों और शैवाल को हटाना आसान नहीं था। हालांकि गोताखोरों ने नीचे सफाई की, जिसके बाद जहाज आगे बढ़ सका। जानकारी के मुताबिक ये जहाज पिछले साल 26 दिसंबर को न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ये समंदर में ही फंस गया। इधर राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष और सचिव से 10 दिन में जवाब मांगा। हालांकि गहलोत खेमे के इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के 91 विधायक विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखकर इस्तीफा वापसी की अपील कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई फैसला नहीं हो पाया। इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के मारियोपोल से रूसी सैनिक एक पिटबुल कुत्ते को चुरा ले गए। बताया गया कि यह कुत्ता चेचन कमांडर रमजान कादिरव को उन्होंने तोहफे में दे दिया, लेकिन कुत्ते के चोरी होने के बाद से ही यूक्रेन के लोग रूसी सैनिकों के खिलाफ नाराजगी जता रहे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले साल जून के महीने में भीषण जंग के बीच रूसी जवानों ने इस पिटबुल कुत्ते की चोरी की थी। बताया गया कि ये कुत्ता जेलेंस्की के सैनिकों की मदद कर रहा था। दावा है कि इसीलिए पुतिन के सैनिक मारियोपोल से कुत्ते को अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन खबर है कि इस साल कैदियों की अदला बदली के दौरान उन्होंने कुत्ते को भी वापस कर दिया। हालांकि किस जगह पर कैदियों की अदला बदली की गई, इसका पता नहीं चल सका। उधर अमेरिका में कोरोना के एक नए वेरिएंट ने पैर फैलाना शुरू कर दिया है, जिसका नाम XBB.1.5 है और कहा जा रहा है कि XBB.1.5 इतना ताकतवर है कि वैक्सीन के असर को भी कम कर सकता है और अगर कोई इसकी चपेट में आ गया तो वो सीधा अस्पताल पहुंच जाएगा, क्योंकि XBB.1.5 सीधा इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम से लड़ता है और बीमारियों से लड़ने वाली एंटीबॉडी को खत्म कर देता है। अमेरिका में ओमिक्रॉन का यही सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका में मिलने वाले 40% कोरोना मामलों में XBB.1.5 मिला है। अमेरिका में कोरोना पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक XBB.1.5 को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट मान रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि ये वेरिएंट कोरोना की वैक्सीन के असर को कम कर सकता है, क्योंकि XBB.1.5 न केवल एंटीबॉडी को प्रभावित कर रहा है बल्कि उसे कमजोर भी कर रहा है, जिसकी वजह से इसका आसानी से इंसान के शरीर की कोशिकाओं में घुस जाना, क्योंकि ये उनसे आसानी से जुड़ जाता है और फिर आसानी से अंदर जाकर इन्फेक्शन फैलाता है।
क्योंकि कोई वायरस सबसे पहले कोशिका से जुड़ने की कोशिश करता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि XBB वेरिएंट के म्यूटेशन से बना XBB.1.5 ये करने में माहिर है, जिसकी वजह से इसे अगली सबसे बड़ी मुसीबत कहा जा रहा है, क्योंकि यह अच्छी इम्यूनिटी वाले शख्स को भी बीमार कर सकता है और उसे अस्पताल पहुंचा सकता है। अमेरिका में तेजी से फैल रहा ये वेरिएंट सिंगापुर समेत एशिया के भी कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है और कई देशों में डॉक्टर इसे सुपर वेरिएंट कह रहे हैं, क्योंकि XBB की तुलना में XBB.1.5 96% तेजी से फैलता है। माना जा रहा है कि अमेरिका में चीन के रास्ते पहुंचे कोरोना वायरस की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि वायरस ने म्यूटेशन के बाद ऐसा खतरनाक रूप ले लिया है कि वैक्सीन भी कमजोर पड़ जाएगी और इन्फेक्शन के बाद हर शख्स को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। इस बीच चाकू से हुए हमले में न्यूयॉर्क पुलिस के 3 अधिकारी घायल हो गए। हमला टाइम्स स्क्वायर के बाहर नए साल के जश्न के मौके पर हुआ था, जहां 19 साल के हमलावर ने एक के बाद एक 3 पुलिस अधिकारियों पर चाकू से वार किया। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के बाहर नए साल से ठीक पहले शनिवार रात करीब 10 बजे यह हमला हुआ था। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी भी गोली लगने से घायल हो गया। न्यूयॉर्क पुलिस आतंकी हमले के एंगल से भी घटना की जांच कर रही है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब यूक्रेन में जंग लड़ने वाले सैनिकों की कमाई पर रूस की सरकार टैक्स नहीं लेगी। यह फैसला पुतिन ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लिया, ताकि वो पूरे जोश के साथ यूक्रेन में मोर्चा संभाले रखें। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सरकार का ये फैसला यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों के अलावा उनके देश के पुलिस वालों और सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होगा, जिन्हें बीते साल की कमाई पर किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। साथ ही उन्हें अपने देश के लिए लगातार जंग लड़ने के लिए तोहफे भी दिए जाएंगे। यानी पुतिन रूस के लिए यूक्रेन में अपनी जान को जोखिम में डालने वाले सैनिकों को न सिर्फ रियायत देंगे, बल्कि उन्हें कई तरह के गिफ्ट भी देंगे, ताकि 10 महीने से जारी जंग की वजह से उनका हौसला कमजोर न पड़े। इधर गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो शहर के एक स्टेडियम का बताया गया, जिसमें 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा देते नजर आए। असल में इस्लामाबाद पुलिस ने कांस्टेबल के करीब 1700 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए हजारों उम्मीदवार वहां पहुंच गए, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह परीक्षा करवानी पड़ी। इसके लिए अभ्यर्थियों को स्टेडियम में मैदान में बैठाया गया। बताया गया कि इस परीक्षा में करीब 32,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस्लामाबाद पुलिस में पिछले 5 साल से बड़ी संख्या में कांस्टेबल के पद खाली हैं। इस बीच मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पोते पृथ्वी का दूसरा जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन का यह कार्यक्रम मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित किया गया, जहां मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और उनकी बहू श्लोका अपने बेटे पृथ्वी को गोद में लिए नजर आए। जन्मदिन के इस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। गिरकर और संभलकर पहुंचा, गिरकर और संभलकर पहुंचा, वो मंजिल तक चलकर पहुंचा। 100 बात की एक बात कही कमलेश ने, वो पहुंचा अपनों से आगे पर अपनों को छल कर पहुंचा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।